श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 11। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी ने स्वामी की बीमारी के उपलक्ष्य में इधर कई दिन उपेंद्र बाबू को घनिष्ठ भाव से पास पाकर उन्हें पहचान लिया। इससे केवल उसकी स्वार्थ हानि की आशंका ही नहीं मिट गई, बल्कि इस अपरिचित आदमी के प्रति एक गहरी श्रद्धा के भार से उसका सारा हृदय जल के बोझ से दबे हुए बादल की तरह बरसने के लिए उन्मुख हो उठा। ऐसा आदमी तो उसने कभी देखा ही नहीं। उसने किसी दिन यह कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे आदमी के संसर्ग में आने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। इसी से इस बहुत थोड़े समय के परिचय से ही उसने अपने भविष्य का सारा सुख दुख निशंक होकर इस आदमी के हाथ में सौंप दिया और बिना किसी भय और खटके के किसी पर भरोसा कर सकना क्या चीज है, इसकी यही पहले पहल जानकारी प्राप्त करके उसके चिरकाल से कैदी बने हुए हृदय ने जैसे एक नई राह का प्रकाश देख पाया। उपेंद्र सवेरे से शाम रहकर मृत प्राय मित्र की सेवा करते थे। प्रयोजन के हिसाब से उस सेवा का कुछ भी मूल्य नहीं था, क्योंकि हारान बाबू के जीवन की आशा बिल्कुल नहीं थी। किंतु इस सेवा ने किरणमयी की दृष्टि में उसके स्वामी की सूखी हुई निर्जीव सी देह को भी आज बहुत कीमती बना दिया। अकस्मात इस अर्धमृत देह का लोभ ही उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही बढ़ गया। उसके आचरण और व्यवहार के इस आकस्मिक परिवर्तन को, जिसके लिए सोचा भी नहीं जा सकता था, मृत्यु के किनारे खड़े हुए हारान ने भी लक्ष्य करके देखा। किरणमयी बचपन में एक गैर आदमी के घर में पली थी और बाल्यावस्था में ही उससे भी अधिक अनात्मीय स्वामी के घर ब्याह कर आई थी। सास अघोरमयी ने कभी प्यार दुलार का व्यवहार नहीं किया, बल्कि जहां तक हो सकता था वह उत्पीड़न ही करती आ रही थी। स्वामी का प्रेम उसे एक दिन भी नहीं मिला। वह दिन को स्कूल में पढ़ाते थे और रात को आप अध्ययन करते थे। विद्योपार्जन का नशा उन पर ऐसा सवार हो गया था कि उनके और पत्नी के बीच गुरु और शिष्या के नीरस कठोर संबंध के सिवा स्वामी और स्त्री के मधुर संबंध के लिए तनिक भी अवकाश नहीं रहा। इसी तरह यह अनुपम रूपवती प्रखर बुद्धिशालिनी नारी शैशव को नाग कर भरी जवानी के बीच आकर खड़ी हुई थी। इसी तरह संसार के सौंदर्य और माधुर्य से निर्वासित होकर वह शुष्क और कठोर हो उठी थी, और इस तरह स्नेह और प्रेम से वंचित होने के कारण ही वह नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने के लिए तैयार बैठी थी। अघोरमयी सब जानती थी। उनकी रूपवती बहू आजकल सती धर्म की मर्यादा को संपूर्ण रूप से मानकर नहीं चलती, यह भी वह समझती थी। किंतु उनका पुत्र मुर्दा सा हो रहा है, असह्य दुख का दिन सिर पर आ गया है, यही सोचकर शायद वह बहू के विषदृश आचार व्यवहार को भी देखा अनदेखा कर देती थी। जो डॉक्टर हारान बाबू का इलाज करता था, वह किस आशा से मुफ्त दवा और पथ्य जुटाता है और घर गृहस्थी के लगभग आधे खर्च का बोझ भी उठाता है, वह उनसे छिपा नहीं था। किंतु बीमार संतान की चिकित्सा के आगे, अपनी बीमारी और प्रयोजन के आगे किसी भी अन्याय को बड़ा मानने का न उनमें साहस था और न ऐसी शिक्षा ही उन्होंने पाई थी। किंतु वह बहू को प्यार नहीं करती थी। सास को इस बारे में तनिक भी संदेह न था कि उपेंद्र भी इस जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। उनका मुक्त हस्त होकर रुपए पैसे खर्च करने और अक्लांत सेवा करने का छिपा हुआ उद्देश्य बचपन से चली आ रही मित्रता की मर्यादा को नांग कर चुपचाप और एक जगह जड़ जमा रहा है। कल से उपेंद्र नहीं आए। अघोरमयी अपनी कोठरी की चौखट के बाहर एक फटी पुरानी मैली रजाई ओढ़े यही सोच रही थी। जाड़े के दिनों के सूर्य उस समय भी अस्त नहीं हुए थे, किंतु घर के भीतर अभी से अंधकार की छाया आ पड़ी थी। अच्छे दिनों में भी इस घर के लोगों को यह खबर नहीं रहती थी कि सूर्य नारायण कब उदय होते हैं और कब अस्त होते हैं। इधर दुख के दिनों में तो सूर्य के साथ प्रायः सारा संबंध ही टूट गया था। सास ने पुकारा, बहू दिया जलाकर सांझ बाती करके जरा यहाँ आकर बैठ, तो कुछ बात करनी है। किरण उन्हीं की कोठरी में काम कर रही थी। बोली, अभी तो संध्या नहीं हुई माँ, तुम्हारा बिछौना बिछाकर अभी आती हूँ। सास ने कहा, मेरा भी कोई बिछौना है, सोने के समय मैं ही बिछा लूंगी। ना ना, तुम जाओ बहू, दिया बत्ती करके जरा ठंडी होकर बैठो। दिन रात काम करते करते तुम्हारी देह आधी रह गई है, उधर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बेटी। यूं कहकर एक लंबी सांस छोड़कर वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद ही बहू उनके पास आकर बैठने लगी। वह उसे रोककर कह उठी, पहले दिया। बहू ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्यों इतनी व्यस्त हो रही हो माँ?
संध्या होने में अभी बहुत विलंब है। सास ने कहा, होने दो, नीचे तो अंधेरा हो गया है, जरा जल्दी ही सीढ़ियों के पास दिया जला देना अच्छा है। अभी शायद उपेन आ पड़ेगा, कल से वह नहीं आया। ओ बहू, तुमने तो अभी हाथ मुंह नहीं धोया, बाल नहीं बांधे, कुछ भी तो नहीं किया। अब तक तुम क्या कर रही थी? सास की आवाज में खींच का पुट पाकर विस्मित बहू क्षण भर उनका मुंह ताकते रहकर जरा हंसकर बोली, मैं इस समय क्या रोज हाथ मुंह धोती हूँ या बाल बांधती हूँ माँ? अभी तो मेरा रसोई घर का काम ही पड़ा है। उसके बाद सास खींच कर कह उठी, उसके बाद का काम फिर होता रहेगा बहू, अभी जो कहती हूँ सो सुन लो। बहू ने जाने के लिए उद्यत होकर कहा, जाती हूँ, दिए जलाकर तुम्हारे ही पास आकर बैठूंगी। सास खफा हो उठी, बोली, मेरे पास इस समय बेकार बैठे रहने से क्या होगा बच्ची? पहले काम करना जरूरी है कि बैठना? दिन दिन तुम कैसी होती जा रही हो बहू? उनके स्नेह के उल्हाने के एकाएक झिड़की का रूप धारण करते ही उनकी बातें बहुत कड़ी और रूखी होकर किरणमयी के कानों में तीर सी लगी। उसने भी क्रोध के आवेश में जवाब दिया, तुम ही लोग मुझे न जाने कैसा बनाते जा रहे हो माँ। हर घड़ी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी पुल्टी बातें कहने से सुनना चूल्हे में जाए, वे समझ में भी तो नहीं आती। तुम क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट करके कहो ना। इतना कहकर उत्तर के लिए क्षण भर भी राह ना देखकर वही तेजी के साथ वहां से चली गई। बहू का इस तरह तेजी से चले जाने का क्या अर्थ है, यह इस घर के सभी समझते थे। अघोरमयी भी समझ गई। नीचे ऊपर दीपक जलाकर किरणमयी जब अपनी सास की कोठरी में दीपक जलाने आई, तब उसने देखा सास रो रही है। आजकल उनकी रुलाई जब देखो तब साधारण कारण से ही उमड़ पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी हो गई, बोली, तुम्हारी जप की माला ला दूं माँ? सास ने रजाई के खूंट से आंखें पोंछकर रुआसी आवाज में कहा, ले आओ। बहू ने कोठरी में जाकर दीवार पर टंगी हुई माला की झोली उतारकर सास के हाथ में देना चाहा, पर सास ने झोली न लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया और जरा बैठ जाओ बहू कहकर एक तरह से जबरदस्ती ही उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। फिर उसका मुंह और माथा चूमकर बहुत देर तक कुछ न कहकर वे रोती रही। किरणमयी सख्त होकर बैठे बैठे यह सब स्नेह का नाटक देखने और सहने लगी। थोड़ी देर बाद सास ने और एक बार रजाई के कोने से आंसू पोंछकर कहा, शोक और ताप से मैं पागल हो गई हूँ। मेरी एक साधारण सी बात में तुम खफा क्यों हो गई बहू? किरण ने अविचलित भाव से रूखेपन के साथ कहा, शोक ताप तो अकेले तुमको ही नहीं है माँ, हम भी मनुष्य हैं। यह भूल जाकर एक बात कह देना भी यथेष्ट है, नहीं तो हजारों बातें कहने से भी क्रोध नहीं आता। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, यह क्या मैं जानती नहीं बहू? जानती हूँ, लेकिन मेरे तो अपने एक एक करके सभी चले गए। अब तो बेटा बेटी सब कुछ तुम ही हो। हारान के शोक में अगर मैं धीरज रख सकूंगी तो केवल तुम्हारा ही मुंह देखकर। इतना कहकर और एक बार आंखों से रजाई का खूंट लगाकर वह रोने लगी, लेकिन इस मक्कारी से किरणमयी पसीजी नहीं, वह मन में और जल उठी। उसने शांत और स्थिर भाव से कहा, तुम कैसे धीरज धरोगी यह तुमने अभी से ठीक कर रखा है, लेकिन यह नहीं सोचा कि मैं कैसे धीरज धरूंगी माँ। फिर मैं यह भी कहती हूँ कि ये सब बातें अभी करने की या सोचने की क्या जरूरत है? जब सचमुच ही धीरज धरने का समय आएगा तब सोचने के लिए समय की कमी ना होगी। वह समय इतना कम होकर नहीं आता माँ कि पहले से कुछ ठीक ना किया जाए तो समय ना मिले। बहू की बातें सुनने में बहुत मीठी ना होने पर भी इनके भीतर कितना व्यंग छिपा हुआ था, इस बात को अघोरमयी समझ नहीं सकी। बल्कि उन्होंने कहा, अब समय आने में कसर क्या है बेटी? उपेन उस दिन जिस अंग्रेज डॉक्टर को लाए थे वह तो कोई अच्छी बात नहीं कह गया था। इसी से मैं केवल यही सोचती हूँ बहू कि अगर उपेन ना आ जाता तो हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती। बहू को चुप होकर सुनते देखकर वह कुछ उत्साहित होकर ही कहने लगी, मैं उसको बचपन से ही जानती हूँ ना। नोआखाली में जब हम लोग थे तब हारान और उपेन दोनों दो भाइयों की तरह एक दूसरे के घर आते जाते थे। उपेन तभी से मुझे मौसी कहता है, जैसे वह बड़े आदमी का लड़का था वैसे ही आप भी बड़ा आदमी निकला। उस दिन मुझे रोते देखकर बोला, मौसी मुझे हारान दादा का छोटा भाई ही समझो, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा, बेटा मुझे किसी तीर्थ स्थान में रख देना, जिससे जितने दिन मुझे जीना है उतने दिन गंगा नहाकर परलोक बनाऊं और अंत में गंगा मैया की गोद में ही आंखें मूंद कर अपने हारान के पास जा सकूं। इसके आगे वह कुछ नहीं कह सकी और आकुल होकर रो उठी। बहू चुप थी, चुप ही रही। सास ने कुछ देर रोकर हृदय का बोझ हल्का करके
अंत में आंखें पोंछकर गाढ़े स्वर में कहा, रह रहकर यही बात बार बार मन में उठती है कि अगर वह ना आ पहुंचता तो। फिर बोली, नीचे किसी ने आवाज दी है ना बहू, देख तो। किरण ने कहा, नीचे मेहरी बर्तन धो रही है, कोई पुकारेगा तो खोल देगी। सास ने अस्थिर होकर कहा, ना ना तुम जाओ बहू, मेहरी अपने काम में लगी होती है तो लाख पुकारो कुछ भी नहीं सुन पाती। किरण ने कुछ भी उत्सुकता या उद्वेग न प्रकट करके धीरे धीरे कहा, मुझे भी काम करना है माँ, रसोई बनाना है। अघोरमयी अकस्मात आग बबूला हो उठी, बोली, रसोई तो कहीं भागी नहीं जाती है बच्ची, तुम कुछ भी क्यों नहीं समझती हो। जिसके ना होने से वह और कुछ कहती कि किरण उठकर खड़ी हो गई, बोली, मेरे समझने की जरूरत भी नहीं है। हमारे अपने सभी लोगों के चले जाने पर भी अगर हमारी गुजर हो सकती है तो उपेन बाबू के ना होने से भी काम ना अटकेगा। इतना कहकर वह रसोई घर की ओर चली गई। अघोरमयी के मुंह से क्रोध के मारे बोल नहीं निकला। जब तक बहू दिख पड़ी तब तक अपनी दोनों आंखों से आग उगलती हुई वह उसी की ओर देखती रही और उनकी वह कोप दृष्टि मानो बहू को दूर तक ढकेल आई। इसके बाद वह अत्यंत क्रोध के साथ बार बार जोर जोर से मेहरी को पुकारने लगी, लेकिन मेहरी की ओर से भी कोई जवाब न मिला। वह जाड़े के डर से संध्या होने के पहले ही खन खन झन झन शब्द के साथ बर्तनों को मांजना समाप्त कर डालने में व्यस्त थी। अघोरमयी का पुकारना उसने नहीं सुन पाया। अघोरमयी खफा होकर आप ही उठी, कोठरी में जल रहे दीपक को हाथ में लिया और बरामदे के किनारे आकर चिल्लाकर बोली, मेहरी, तेरे कान क्या बहरे हो गए हैं री, जो सुन नहीं पाती? उपेंद्र बाबू बाहर खड़े घंटे भर से पुकार रहे हैं। यह चिल्लाना मेहरी ने सुन लिया। उपेंद्र बाबू का नाम सुनकर वह हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और दौड़ते हुए जाकर उसने दरवाजे के किवाड़ खोल दिए, लेकिन कोई भीतर न आया। तब उसने बाहर गर्दन निकालकर अंधेरे में जितना दूर देखा जा सकता था अच्छी तरह नजर दौड़ाकर देखा, कोई नहीं दिख पड़ा। तब उसने लौट कर कहा, कोई भी तो नहीं है माँ। अघोरमयी दीपक हाथ में लिए साकुल प्रतीक्षा में खड़ी थी। उन्हें मेहरी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। झिड़क कर बोली, नहीं कैसे हैरी, अभी मैंने अपने कानों से उन्हें पुकारते सुना है। तूने गली के भीतर एक बार जाकर देखा क्यों नहीं? मेहरी ने कहा, देखा था, कोई नहीं है। बात विश्वास करने के योग्य नहीं है। उपेंद्र कल नहीं आए, आज भी नहीं आवेंगे। इसी से खींचकर अघोरमयी ने कहा, तो फिर जाकर अच्छी तरह तो देख, कोई कैसे नहीं है। बाहर अंधेरी गली के भीतर जाने में मेहरी को आपत्ति थी, उसे डर लग रहा था। उसने भी खींचकर जवाब दिया, तुम यहाँ कैसी बातें करती हो माँ? वह क्या लुकी लुकैया खेल रहे हैं जो उन्हें अंधेरी गली के भीतर जाकर ढूंढ निकालूं? कहकर वह अपना काम करने लगी। अघोरमयी कोठरी में लौट आकर निर्जीव सी होकर बिछौने पर लेट गई। बीमार पुत्र की खबर लेने का भी उत्साह उनमें नहीं रहा। वह लोट पोट कर बार बार यही सोचने लगी कि वह कल नहीं आया, आज भी नहीं आया, किंतु संभव असंभव तरह तरह के कारण खोजते फिरने पर भी इस बात का एक बार भी उन्हें ख्याल न आया कि उपेंद्र कलकत्ते के रहने वाले नहीं हैं। उनका घर और आत्मीय स्वजन और जगह है, उनका वहां लौट जाना भी संभव है। सोचते सोचते एक बार उन्हें ख्याल आया कि कहीं वह नाराज तो नहीं हो गया। इस बात को दोहराते ही उनका हृदय आशंका से भर गया और बहू के आचरण के साथ इस संभावना को मन ही मन मिलाकर देखते देखते उनका यह संदेह खूब पक्का हो गया। यही बात है, बहू ने अगर ऐसी कोई बात। उनसे अब लेटे नहीं रहा गया। उठकर रसोई घर की ओर चल दी। किरणमयी जलते हुए चूल्हे की ओर नजर किए चुपचाप बैठी थी। जलते हुए चूल्हे का उज्जवल लाल प्रकाश प्रचुर परिमाण में उसके चेहरे पर पड़ रहा था। सिर पर धोती का आंचल न था। आज उसने बाल नहीं बांधे थे। अस्त व्यस्त बालों की राशि को यों ही किसी तरह लपेट लिया था। उसी शिथिल जूड़े के पास खिसका हुआ धोती का पल्ला अटक रहा था। अघोरमयी रसोई के दरवाजे के सामने अवाक होकर खड़ी रही। आज जो चीज उन्होंने बहू में देखी उसे संपूर्ण रूप से समझ पाने की शक्ति उनमें नहीं थी। जिस निस्तब्ध मुख के ऊपर चूल्हे की रोशनी विचित्र लहर की तरह खेलती फिर रही थी, वह मुख उनकी सारी जानकारी के बाहर था। इस मुख में कोई दोष है या नहीं, यह आलोचना ही नहीं की जा सकती। निर्दोष कहने पर ही इसका रूप या भाव प्रकट नहीं हो पाता। यह सुंदर नहीं है, यह आश्चर्य है। इसे पहले कभी देखा नहीं, अपूर्व है। एकटक बहुत देर तक ताकते रहकर एकाएक लंबी सांस लेकर अघोरमयी ने मन ही मन कहा, यह क्या मनुष्य का मुख है? सांस लेने के शब्द से बहू चौंक उठी। उसने देखा सास खड़ी है।
धीरे धीरे सिर का आंचल ठीक करके कहा, तुम यहाँ क्यों आई माँ? स्वर सुनकर अघोरमयी और भी चौंक पड़ी। ऐसा शांत, ऐसा करुण कंठ स्वर उन्होंने और कभी नहीं सुना। उन्होंने चट से कह डाला, तुम अकेली रसोई कर रही हो बहू, इसी से मैंने सोचा चलकर घड़ी भर तुम्हारे ही पास बैठूं। बहू ने बैठने के लिए सास की ओर एक पीढ़ा खिसका दिया और फिर चूल्हे की ओर दृष्टि करके चुपचाप बैठी रही। उसके मन के भीतर फिर खीज और कुढ़न ने सिर उठाया। गंध जैसे हवा के सहारे फूल के बाहर आती है, किंतु आंधी के झोंके में न जाने कहाँ उड़ जाती है। वैसे ही किरणमयी के मन का उस समय का भाव सास के अचानक आ जाने से क्षण भर में ही बाहर प्रकट होकर उनकी इस बनावटी स्नेह प्रकट करने की आंधी में उड़ गया। बहू को इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि सास का यह स्नेह सत्य नहीं है, निकृष्ट प्रवंचना मात्र है। किंतु कहा सुनी करना इस समय अच्छा नहीं लग रहा था। लगातार झगड़ा करके वह सचमुच अब थक गई थी। कुछ देर ठहरकर सास ने कहा, क्या मेहरी को यहाँ भेजती जाऊं? किरणमयी ने भीतर सारे विद्रोह को दबाकर शांत भाव से कहा, क्या जरूरत है माँ? रोज ही अकेली खाना बनाती हूँ। अकेले रहने का मुझे अभ्यास हो गया है, डर नहीं लगता। बल्कि वे वहां अकेले हैं, अगर उनके पास जाकर बैठो तो अच्छा हो। पीड़ित संतान के उल्लेख से आघात पाकर माँ ने व्यग्र होकर कहा, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम भी जरा जल्दी काम समाप्त करके चली आना बहू। इस बीच उपेंद्र अपने घर लौट गए थे। सतीश भी सिर्फ एक दिन और उपेंद्र के साथ हारान बाबू को देखने आया था, फिर नहीं आया। वह अपनी ही व्यथा के मारे परेशान था। उपेंद्र ने उसका अनमयस्क भाव और घर आने की अनिच्छा जानकर उसे फिर नहीं बुलाया। वे अकेले ही हारान बाबू की चिकित्सा तथा सब बातों का बंदोबस्त कर रहे थे। किंतु कलकत्ता छोड़कर घर लौट जाने के दिन सतीश को बुलाकर बीच बीच में हारान बाबू की खबर लेने और चिट्ठी लिखकर जतलाते रहने का अनुरोध कर गए थे। आज सतीश ने स्कूल से लौटते ही उपेंद्र का पत्र पाया। उन्होंने लिखा था, आशा है तुम्हारा पढ़ना लिखना ठीक ही चल रहा होगा। कई दिन से हारान दादा की कुछ खबर नहीं मिली, जिससे चिंता हो रही है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि खबर देने की कोई जरूरत नहीं हुई, इसी से तुमने पत्र नहीं लिखा। तथापि पत्र लिखकर मुझे बताओ कि उनकी चिकित्सा कैसी चल रही है। सतीश की पीठ में जैसे किसी ने चाबुक मार दी। उसने एक दिन भी जाकर वहां की खबर नहीं ली थी। इस बीच में उस घर में जाने क्या क्या होना संभव है, अथच वहां की देखरेख का सब भार उसी पर है। बिहारी जलपान की सामग्री लिए आ रहा था। सतीश का धक्का खाकर उसके हाथ की थाली छिटककर दूर जा पड़ी। सतीश ने घूमकर देखा भी नहीं। रास्ते में आकर एक खाली किराए की गाड़ी पर वह सवार हो गया और तेज हाँकने का अनुरोध करके राह की ओर सतर्क होकर देखता चला। उसे डर था कि कहीं पहचान न पाने के कारण वह गली जिसमें हारान बाबू का मकान था पीछे न छूट जाए। लगभग 20 मिनट के बाद जिस समय वह गाड़ी छोड़कर उस छोटी गली में घुसा, उस समय भी दिन बाकी था। पैरों के नीचे खुली नाली, चलने का रास्ता और सिर के ऊपर आकाश और प्रकाश उस समय भी अंधकार में एकाकार नहीं हो गए थे। तेजी से चलकर 13 नंबर घर के सामने सतीश के आते ही किवाड़ खुल गए। कोई जैसे उसकी राह ही देख रहा था। सतीश का हृदय भीतर से कांप उठा। वह किसी तरह एकाएक घर के भीतर घुस नहीं सका। किवाड़ के बगल में ही किरणमयी खड़ी हुई थी। उसने अपना हंसता हुआ मुख जरा बाहर निकालकर बड़े आदर के साथ कहा, आओ देवर, खड़े क्यों रह गए? फिर वही देवर संबोधन। लज्जा से सतीश का चेहरा लाल हो गया, किंतु वैसे ही अपने को सतीश ने संभाल लिया और विनीत भाव से कहा, देखता हूं आपने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया। किरणमयी ने कहा, ना, तुमने तो क्षमा मांगी नहीं। मांगने से पहले ही अपने आप गले पड़कर देना मानो मनुष्य की बेइज्जती करना है। बेइज्जती के लायक कम कीमती या तुच्छ चीज तो तुम हो नहीं देवर। उसके इस प्रसन्न रहस्यालाप के भीतर ऐसी एक गहरी कातरता स्पष्ट झलक उठी कि सतीश का मन तत्क्षण उस नारी के आगे झुक गया। वह आवेग के साथ कह उठा, मेरा कोई मूल्य नहीं है भाभी, मेरी कोई बेइज्जती ना होगी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। किरणमयी ने जरा हंसकर कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं देवर जिन्हें क्षमा करने से ही उनका अंत हो जाता है। आज तुमको क्षमा कर देने के बाद अगर मुझे फिर सतीश बाबू कहकर पुकारना पड़ा तो कहे रखती हूँ, फिर वह क्षमा तुम नहीं पाओगे। अपने को बांध रखने की यह छोटी सी जंजीर जो तुमने मेरे हाथ पकड़ा दी है, उसे मीठी बातों में बहलाकर मुझसे छीन लो। ऐसी नासमझ या मूर्ख अपनी इस भाभी को ना पाओगे। इतना कहकर ही उसने कुछ विशेष भाव से अपनी गर्दन हिलाई, किंतु सतीश चौंक उठा।
यह जंजीर से बांधने बूंदने की उपमा उसे अच्छी नहीं लगी, बल्कि एकाएक उसे जान पड़ा कि उसको असावधान पाकर यह नारी जैसे सचमुच ही कोई कड़ी जंजीर उसके पैरों में डाल रही है। बस क्षण भर में ही अपनी सारी सहज बुद्धि को समेटकर वह आत्मरक्षा के लिए उद्यत हो उठा। घर के भीतर घुसते समय उसकी आंखों में जो दृष्टि कर्तव्य त्रुटि के धिक्कार से कुंठित और लज्जा से विनम्र दिखाई दी थी, वह एकाएक धक्का खाकर संदेह से पूर्ण और तीव्र हो उठी। उसके मुख की सरलता सूख कर ऐसी विश्री दिखाई दी कि किरणमयी ने विस्मित होकर पूछा, क्या हुआ देवर, तुम्हारा मुंह इतना सूख क्यों गया? जान पड़ता है अभी तक तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। आओ ऊपर चलकर कुछ खा पी लो। सतीश कुछ ना कहकर इस न्योते के लिए तैयार हो गया, और इस दिल्लगी और कौतुक में कितनी दिल्लगी है और कितनी नहीं है, यही अत्यंत संशय के साथ विचार करते करते उस रहस्यमयी नारी के पीछे पीछे चल दिया। ऊपर पहुंचकर किरणमयी ने घूमकर कहा, आज मेहरी को लेकर माँ काली जी के मंदिर गई है। रसोई घर में बैठकर तुम पूरी बेल देना, मैं उतार लूंगी। यह काम कर सकोगे ना? यों कहकर वह हंस पड़ी, फिर बोली, तुम यह काम कर लोगे, यह तुमको देखकर ही समझ में आ जाता है। आओ चलो। सतीश ने भीतर के सारे तर्क वितर्क रोककर भले मानुष की तरह प्रश्न किया, यह क्या मेरे माथे पर लिखा है भाभी कि मैं पूरी बेल सकता हूँ? किरणमयी ने कहा, लिखा हुआ पढ़ना आना चाहिए देवर जी। उस रात को क्या मेरे माथे पर ही कुछ लिखा था जो तुमने पढ़ लिया था? सतीश ने निरुत्तर होकर फिर सिर झुका लिया। रसोई घर में जाकर पहले इसी तरह दोनों में रगड़ झगड़ होती रही। इसके बाद दोनों जने मिलकर जब खाना बनाने लगे और संघर्ष की गर्मी ठंडी पड़ गई, तब किरणमयी ने कहा, तुम्हारी बातें मैं तुम्हारे उपेन दादा के मुंह से सुन चुकी हूँ। अच्छा देवर जी, वह शायद कलकत्ते में नहीं है, घर लौट गए है ना? सतीश के हाँ कहने पर किरणमयी ने कहा, मैं जानती हूँ कि वह यहाँ नहीं है, लेकिन माँ विश्राम करना नहीं जानती। माँ कहती हैं उनको बताए बिना उपेन बाबू कभी यहाँ से नहीं जाएंगे। जान पड़ता है उन्हें एकाएक ही यहाँ से चले जाना पड़ा। सतीश को इस बारे में कुछ ठीक ठीक मालूम न था। यह भी किरण से नहीं कहा जा सकता था कि इस बीच में उसी के घर की बातों को उपलक्ष्य करके दोनों मित्रों में कुछ अप्रिय कहासुनी भी हो गई है। इसलिए सतीश चुप रह गया। उपेन के बिना कहे चले जाने का कारण किसी तरह वह अनुमान नहीं कर सका, किंतु किरणमयी ने इस प्रसंग को दब जाने नहीं दिया। बोली, तुम्हारे दादा का यह काम ठीक नहीं हुआ भैया। जता कर जाते तो कोई उन्हें पकड़ कर ना रखता, अथच माँ इधर चिंता करके हैरान ना होती। मैं माँ को किसी तरह यह समझा नहीं पाती कि उपेन बाबू यहाँ हमेशा नहीं रहते, दूसरी जगह उनका घर बार है, कामकाज है। वह सब छोड़कर कोई कितने दिन पराए काम से, पराई जरूरत से बाहर घूमता रह सकता है? किंतु बूढ़े आदमियों के आगे कोई युक्ति मुक्ति ही नहीं है। वे अपने प्रयोजन से बढ़कर संसार में और कुछ देख ही नहीं पाते। सतीश इस बात का ठीक जवाब न देकर बोला, उपेन दादा इतने दिन यहाँ टिक गए, यही एक आश्चर्य की बात है। कहीं अधिक दिन रहने का उनका स्वभाव ही नहीं है। खासकर ब्याह होने के बाद से यह हाल है कि एक रात भी अगर उन्हें घर के बाहर रखना हो तो माथा पटके बिना काम ही नहीं चलता। पहले वह हमारे सभी कामों में मुखिया रहते थे, लेकिन अब एक एक करके सब छोड़कर उन्होंने घर का कोना पकड़ रखा है। कचहरी में गए बिना काम नहीं चलता, इसी से जान पड़ता है वहां एक बार चले जाते हैं। यही देखिए ना, एक बार। किरण ने बीच में बाधा देकर कहा, ठहरो देवर, तुम्हारे भोजन के लिए ठीक ठाक कर लूं, फिर बैठकर सुनूं। तुम खाते खाते बातें करना, यही ठीक होगा। इतना कहकर आसन बिछाकर थाली में खूबसूरती से खाने की सामग्री परोसकर पास बैठकर अत्यंत आग्रह के साथ कहा, हाँ अब कहो। सतीश ने पूरी का एक कौर मुंह में डालकर कहा, वह एक बारात में जाने की बात है भाभी। उपेन दादा लोगों का ब्याह कराने में बड़ी रुचि रखते हैं और इस काम में बड़े उस्ताद हैं। हमारी मंडली के एक लड़के के ब्याह में उपेन दादा ने शुरू से बड़ी दिलचस्पी ली। बातचीत चलाने से लेकर सारी तैयारी उन्होंने अपने हाथ से ही की और कराई, लेकिन ब्याह की रात को दादा का कहीं पता नहीं। छोटी बहू यानी उपेंद्र जी की पत्नी सुरबाला की तबीयत खराब थी, वह बीमार पड़ गई थी, इसलिए दादा किसी तरह घर से बाहर नहीं निकले। हम सब लोगों ने मिलकर ओह कितनी खुशामद की, कितनी प्रार्थना की भाभी, पर सब बेकार। पत्थर का कोई देवता होता तो वह भी पसीज उठता और मुंह मांगा वर दे देता, लेकिन उपेन दादा टस से मस नहीं हुए, किसी तरह बारात के साथ जाने को राजी नहीं हुए। छोटी बहू ने खुद यह कहकर अनुरोध किया कि मैं अच्छी हूँ, तुम हो आओ, किंतु उपेन दादा नहीं माने।
बोले, तुम्हारे भले बुरे की विवेचना करने का भार मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम चुप रहो। किरणमयी पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही। उसका सारा बीता हुआ जीवन उसी के अंधकार में अंतरतल में उतरकर खरोंच खरोंच कर जैसे कोई रत्न खोजता फिरने लगा। किंतु सतीश कुछ भी न समझा। कोई बात कहाँ किस तरह चोट पहुंचाती है, इसकी उसे क्या खबर। वह उसी सिलसिले में कहता चला कि उपेंद्र की इस गैर हाजिरी के लिए किसने उनकी कैसी निंदा की थी, किसने क्या कहकर हंसी उड़ाई थी, ताना मारा था, कितना बड़ा आनंद का अवसर मिट्टी हो गया था, यही सब। किंतु सुनने वाला कहाँ था। किरणमयी तो उस तुच्छ कहानी से बहुत दूर हट गई थी। एकाएक सतीश ने खाना और बातें कहना बंद करके पूछा, आप सुनती हैं या कुछ सोच रही हैं। किरणमयी चौंक कर हंसकर बोली, सुनती क्यों नहीं हूँ देवर, लेकिन मैं कहती हूँ बीमारी में देखभाल करना और ख्याल रखना ही तो अच्छा है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, अच्छा है यह मैं जानता हूँ और मानता हूँ, लेकिन क्या उसकी हद कर देना ठीक है। यही देखो ना, उस दफे छोटी बहू के शीतला निकल आई थी। भूपेन दादा 8-10 दिन उनके सिरहाने बैठे रहे, उठे ही नहीं। घर में इतने आदमी हैं, तब उनका इस तरह नहाना खाना सब बंद कर बैठे रहने का क्या प्रयोजन था। किरणमयी ने क्षण भर सतीश के मुख की ओर ताकते रहकर पूछा, तुम्हारे उपेंद्र दादा क्या छोटी बहू को बहुत प्यार करते हैं। सतीश ने कहा, ओह कुछ पूछो नहीं, बहुत अधिक प्यार करते हैं। किरण ने और कितनी ही देर चुपचाप सतीश की ओर ताकते रहकर कहा, छोटी बहू देखने में कैसी है, बहुत सुंदर है। सतीश ने कहा, हाँ बहुत सुंदर है। किरण ने जरा हंसकर पूछा, मेरे जैसी। सतीश कुछ देर सिर झुकाए रहा। क्षण भर कुछ सोचने के बाद सिर उठाकर बोला, आप क्या यह बात सचमुच ही जानना चाहती हैं। किरणमयी ने कहा, हाँ देवर जी। सतीश ने कहा, देखिए मेरी राय का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो तो मैं यह कहूंगा कि आपका जैसा रूप शायद इस पृथ्वी पर और नहीं है। किरण इसका कुछ जवाब देने जा रही थी, किंतु ठीक इसी समय नीचे से पुकारने की आवाज सुनकर उठ पड़ी। उसकी सास काली जी के मंदिर से लौट आई थी। सतीश जलपान करके बाहर निकलते ही अघोरमयी के सामने पड़ गया। उन्होंने सतीश के मुंह की ओर देखकर पूछा, उपेन का भाई है ना बहू, उपेन कहाँ है। किरण ने कहा, वह घर लौट गए हैं। अघोरमयी ने संक्षेप में कहा, अच्छा। उनके सिंदूर चंदन चर्चित मुंह पर अंधकार छा गया। वह अपने बेटे के कमरे में चली गई। सतीश ने कहा, अच्छा तो मैं अब जाता हूँ भाभी। किरण ने अन्वयस्क भाव से कहा, अच्छा। सतीश 2-1 पग आगे बढ़कर ही लौट पड़ा। बोला, उपेन दादा की चिट्ठी आई है, उन्होंने जानना चाहा है कि हारान दादा की चिकित्सा कैसी हो रही है। किरणमयी ने कहा, चिकित्सा बंद है, जो डॉक्टर देखता था उसे दिखाने की उनकी राय नहीं है, लेकिन क्या राय है यह भी वह नहीं बता गए। सतीश आश्चर्यचकित होकर कह उठा, यह कैसी बात है भाभी, चिकित्सा एकदम बंद है, यह कैसी व्यवस्था है। किरणमयी ने कहा, कोई व्यवस्था किए बिना ही वह चले गए। मुझे याद पड़ता है जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि सतीश यहाँ है, वही व्यवस्था करेगा, मगर तुम भी तो नहीं आए देवर जी। सतीश क्षण भर अवाक होकर खड़ा रहा, फिर कल सवेरे ही आऊंगा कहकर तेजी के साथ पैर बढ़ाता हुआ चल दिया। सतीश के चले जाने पर किरणमयी ने स्वामी के कमरे का दरवाजा जरा सा खोल कर देखा। वह एक बड़े तकिए के सहारे बैठे हुए माँ के साथ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उन्हें आज भी शाम को बुखार नहीं आया, यह खबर लेकर ही वह चुपचाप लौट आई और बाहर के अंधकार में चुपचाप बैठकर अपूर्व ममता के साथ इसी मामूली सी बात को अपने मन में दुलराने लगी कि आज उसके स्वामी की तबीयत ठीक है। आज सतीश के मुख से उपेंद्र के अधःपतन यानी अत्यधिक पत्नी प्रेम ने उसके संपूर्ण हृदय को माधुर्य से भर दिया था। इसी से आज जो कुछ यहाँ आ पड़ा वही मधुर होकर किरणमयी को अनिर्वचनीय रस से स्निग्ध कर देने लगा।